सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ शुभम एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं एनसीईआरटी की 11th क्लास की मिडाल हिस्ट्री की जो किताब है उसका चैप्टर नंबर 9, विजयनगर, बहमनी किंगडम एंड द पोर्टुगीज़। ये इस मिडाल हिस्ट्री जो एक एनिग्मा है, जो एक बहुत बड़ा रहस्य है, एक बहुत बड़ा चैलेंज है। जो लोग सिविल सर्विसेज की, स्टेट पीसीएस की या यूपीएससी की तैयारी करते हैं उनको अक्सर कहा तो जाता है कि भाई ये किताब पढ़नी है, लेकिन किताब कितनी कठिन है जिन्होंने पढ़ी है वो ही जानते हैं। क्यों कठिन है? कठिन इस वजह से नहीं है कि बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस है। कठिन इसलिए है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा रनिंग इन्फॉर्मेशन है और कई बार स्टूडेंट समझ नहीं पाते कि क्या क्या पकड़ें क्या छोड़ें। ठीक है, तो कई बार गेहूँ खाने के चक्कर में घुन भी दांत में लग जाता है और लोग परेशान होते रहते हैं। तो उस चीज़ को सॉल्व करने के लिए भाई कि गेहूँ खाना है, घुन को नहीं चबाना है, इसको ध्यान में रखते हुए ये सीरीज़ बनाई है। तो माय नेम इज़ शुभम एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन IAS social channel. This is the most simplified explanation for state PCS and UPSC मिडाल हिस्ट्री। चलिए शुरुआत करते हैं। तो विजयनगर एम्पायर का ये टॉपिक है। जैसे कि अगर आपने PYQ एनालिसिस करी होगी तो आपको पता होगा कि यूपीएससी काफ़ी मेहरबान रहती है इस विजयनगर वाले टॉपिक पर। या तो प्रीलिम्स या तो मेंस, हर साल एक सवाल या दो सवाल या ज़्यादा सवाल तो आता ही आता है। ठीक है, तो चलिए इसी को ध्यान में रखते हुए पहले आगे बढ़ने से पहले ये मैप ध्यान में रखेंगे। ये वाला जो हिस्सा है ये विजयनगर एम्पायर है, उसका पड़ोसी मुल्क था, पड़ोसी जो किंगडम थी उसका नाम है बहमनी किंगडम। तो ये बहमनी किंगडम डेक्कन एरिया और एकदम सदर्न मोस्ट जो रीजन है डेट इज़ विजयनगर एम्पायर। तो विजयनगर एम्पायर 1336 से 1647, लगभग 300 साल। ठीक है, 300 साल तक ये राज्य चला। ठीक है, मुगलों से भी ज़्यादा अगर आप देखें समय, और एक तरीके से देखा जाए तो दिल्ली सल्तनत से भी ज़्यादा। ठीक है, तो विजयनगर की जो आधारशिला है, जो उसका फाउंडेशन है, 1336 में हरिहरा और बुक्का ने रखी। ठीक है, दो भाई थे जिनको हम संगम ब्रदर्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, हरिहरा एंड बुक्का राया कह लीजिए। स्टार्टिंग में ये लोग ककटियाज ऑफ वारंगल जो डायनेस्टी थी, ककटियाज उनके फ्यूडेटरीज थे, उनके वेसल स्टेट थे। ठीक है, तो अगर आप इस मैप में देखिए तो ककटियाज यहाँ पर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, जो मॉडर्न डे आंध्र प्रदेश और तेलंगाना है, वहाँ पर इनका राज्य था। तो इनके फ्यूडेटरीज थे, इनके वेसल्स थे। फिर बाद में मोहम्मद बिन तुगलक ने ककटियाज को हराया और इनको, संगम ब्रदर्स को, हरिहरा और बुक्का राया को बंदी बना लिया। ठीक है, और ज़बरदस्ती, जैसा कि इस्लामिक रूलर हमेशा करते हैं कि बंदी बनाने के बाद उनको क्या किया, ज़बरदस्ती इस्लाम कबूल करवाया। ठीक है, बाद में एक विद्याधर करके इनके गुरु थे, इन दोनों भाइयों के, जो वापस से उनको इस्लाम से उनकी घर वापसी कराई, यानी कि वापस से हिंदू धर्म में उनको एंट्री करवाई उनकी बेसिकली। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। आगे चलते, फिर बाद में होता यूँ है कि ये लोग रिवॉल्ट करते हैं मोहम्मद बिन तुगलक के ख़िलाफ़, और मोहम्मद बिन तुगलक से के ख़िलाफ़ रिवॉल्ट करने के बाद तुंगभद्रा नदी के किनारे एक नए साम्राज्य का ऐलान करते हैं, जिसकी राजधानी बनाते हैं हम्पी। ठीक है, और इस किंगडम का जो ऑफिशियल नाम था, उसका ऑफिशियल नाम था कर्नाटक राज्य, और इसको पोर्टुगीज़ किंगडम ऑफ बिसनगर के नाम से बुलाते थे। ठीक है, ये मैप पे देखते हैं। ये मैप अगर आप देखेंगे तो ये रही तुंगभद्रा नदी। तुंगभद्रा नदी बेसिकली कृष्णा नदी की सहायक नदी है। इट इज़ द ट्रिब्यूटरी ऑफ कृष्णा नदी। एंड ये वाली जो ज़मीन है, दिस लैंड, दिस इज़ कॉल्ड रायचूर दोआब। आगे इसको ध्यान में रखेंगे क्योंकि इसके लिए लड़ाई छिड़ने वाली है बहमनीज़ के बीच में और विजयनगर के बीच में। तो ये रायचूर दोआब है। काफ़ी ज़्यादा ज़मीन की जो लड़ाई है, वो अक्सर इतिहास गवाह है कि अक्सर बड़ी लड़ाइयाँ जर जोरू और ज़मीन के लिए होती हैं। ठीक है, तो ये जो लड़ाई है ज़मीन के लिए है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे। अब देखा जाए तो विजयनगर 4 अलग अलग डायनेस्टी से मिलकर बना हुआ है। जैसे कि हम देखते हैं दिल्ली सल्तनत मिलकर बना हुआ है, स्लेव डायनेस्टी, देन खलजीज, फिर उसके बाद तुगलक, फिर उसके बाद सैयद, फिर उसके बाद फिर लोदीज़। तो ये 5 डायनेस्टीज़ मिलकर बनाती हैं दिल्ली सल्तनत। वैसे ये 4 डायनेस्टीज़ मिलकर बनाती हैं विजयनगर एम्पायर, जिसमें है संगम डायनेस्टी, सलुआ डायनेस्टी, तुलुआ डायनेस्टी और अराविडू डायनेस्टी।
तो ये 4 डायनेस्टीज़ को हम लोग एक एक करके अगली स्लाइड्स में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आती है आपकी संगम डायनेस्टी, 1336 से 1485 तक चली, और संगम डायनेस्टी को इस्टेब्लिश किया था हरिहरा और बुक्का राया ने, जो कि संगम ब्रदर के नाम से जाने जाते हैं, और उन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक के खिलाफ बगावत करके, रिवॉल्ट करके किंगडम ऑफ विजयनगर एम्पायर को इस्टेब्लिश किया था। हरिहरा जो था वो पहला भाई था और वो पहला राजा भी बना। उसके बाद बुक्का राया दूसरा राजा बना, और बुक्का राया ने सिटी ऑफ विद्यानगर को विजयनगर बनाया। ठीक है, इसका नाम विद्यानगर, उनके गुरु का नाम विद्याधर था, तो उसी से ऐसा माना जाता है कि उसी से इंस्पायर होकर इसका नाम सिटी ऑफ विद्यानगर रखा गया था। बाद में इसको विजयनगर नाम रखने का जो श्रेय जाता है वो बुक्का राय को जाता है। और बुक्का राय के समय पर ही विजयनगर और बहमनी के बीच में लड़ाई की शुरुआत होती है, और लड़ाई की 2 प्रमुख वजह थी। पहला तो धर्म का, क्योंकि जो विजयनगर था ये लोग हिंदू थे और जो बहमनी थे ये मुसलमान थे, और दोनों सभ्यताएं, जैसे कि कुछ लोग कहते हैं, दोनों सभ्यताएं अलग अलग हैं, दोनों साथ में नहीं रह सकती, और उनके बीच में टकराव होगा ही होगा, ऐसा कुछ लोगों का कहना है। ठीक है, खैर उस पर नहीं जाते हैं। तो एक रिलीजियस एंगल तो था ही, और दूसरा जो एंगल था वो था रायचूर दोआब पे कब्जा करने का। रायचूर दोआब हमने पिछले स्लाइड में देखा। चलिए आगे चलते हैं। अब संगम डायनेस्टी के कुछ इंपॉर्टेंट राजा हैं, उनके बारे में देख लेते हैं। तो देवराया फर्स्ट, जिनका समय जो है 1406 से 1422 के समय में था, इन्होंने ही तुंगभद्रा नदी पर एक बांध बनवाया, एक डैम बनवाया और कैनाल बनाई, ताकि हम्पी में पानी पहुंचाया जा सके इन कैनाल के माध्यम से। एक फेमस कैनाल उन्होंने बनाई जिनका नाम था हिरिया कैनाल। ये यूपीएससी में प्रीवियस ईयर पूछा जा चुका है। ठीक है, प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है कि किस राजा ने तुंगभद्रा नदी के ऊपर डैम बनवाया और कैनाल बनवाई। तो उसका जो सही आंसर है दैट इज़ देवराया द फर्स्ट। ही वॉज द संगम डायनेस्टी रूलर। उन्होंने हिरिया कैनाल बनाई, और बहमनी राजाओं से मैट्रिमोनियल अलायंस करने के लिए उन्होंने अपनी बेटी की शादी फिरोज शाह बहमनी से करी। हालांकि ये शादी होने से ज़्यादा कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, इनके बीच में कुछ साल तक शांति बनी रही, फिर बाद में फिर से लड़ाई शुरू हो जाती है। ठीक है, तो ये मैट्रिमोनियल अलायंस ज़्यादा इफेक्टिव साबित नहीं हुई, कुछ समय तक के लिए ही शांति खरीद पाया अपनी बेटी देकर वो। चलिए आगे देखते हैं, अब दूसरे राजा की तरफ चलते हैं, देवराया द सेकंड। तो देवराया द सेकंड के बारे में हम श्रीरंगम कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन है उसके माध्यम से हम इनके बारे में जानते हैं। इनको संगम डायनेस्टी का सबसे बड़ा, सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे ग्रेटेस्ट, सबसे महान राजा माना जाता है, और ये देवराया द फर्स्ट का बेटा नहीं पोता था, ये ध्यान रखेंगे। ही वॉज द ग्रैंड सन ऑफ देवराया द फर्स्ट। ही अज्यूम द टाइटल ऑफ गज बेटकर। ठीक है, एलिफेंट हंटर। गज मतलब एलिफेंट और बेटकर का मतलब होता है हंटर। तो गज बेटकर ही अज्यूम द टाइटल ऑफ एलिफेंट हंटर। देन अपनी सेना को बहमनी सुल्तानों के खिलाफ इफ़ेक्टिव तरीके से लड़ाने के लिए, सक्षम बनाने के लिए उन्होंने मुस्लिम आर्चर्स को आर्मी में एम्प्लॉय करना शुरू किया। ठीक है, क्योंकि वो समझ गए थे कि जो ये मुस्लिम जितने भी इन्वेडर्स हैं उनकी इफ़ेक्टिवनेस, उनकी जो मेन पावर है वो है माउंटेड आर्चर्स। हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि जब इस्लाम हिंदुस्तान में आया तो कौन कौन सी नई युद्ध कला लेकर आया। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वॉरक्राफ्ट विच वेर इंट्रोड्यूस्ड बाय द मुस्लिम इस्लामिक इन्वेडर्स इन इंडिया। तो उसमें एक आता है मुस्लिम आर्चर्स। ही इंडक्टेड मुस्लिम आर्चर्स इनटू द आर्मी। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। दूसरा, ही इंट्रोड्यूस सुपीरियर ब्रीड हॉर्सेस इन हिज आर्मी। ठीक है, सुपीरियर ब्रीड ऑफ हॉर्सेस। हमने ये भी पिछले लेक्चर में देखा था कि हिंदुस्तान में अच्छी नस्ल के घोड़े नहीं पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि अच्छी नस्ल के घोड़े हमेशा ड्राई क्लाइमेटिक कंडीशन में, चाहे हॉट ड्राई क्लाइमेटिक कंडीशन हो या कोल्ड ड्राई क्लाइमेटिक कंडीशन, वहीं पर अच्छी ब्रीड के घोड़े ब्रीड किए जा सकते हैं। हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट जैसे कि अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया या लैटिन अमेरिका, यहाँ पर आपको अच्छे घोड़े नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। फिर देवराय द सेकंड के टाइम पर उनकी कोर्ट में एक बहुत ही फेमस पोएट थे जिनका नाम था डिंडिमा,
और अब्दुल रज़ाक जो समरकंद का एनवॉय था, ठीक है, समरकंद से आया था। समरकंद जो है बेसिकली उज़्बेकिस्तान, बहुत ही इम्पोर्टेंट शहर है और ये एक तरीके से पहले दुनिया का सबसे इम्पोर्टेंट शहर माना जाता था क्योंकि ये सिल्क रूट पे पड़ता था। उज़्बेकिस्तान की में ये शहर मौजूद है समरकंद। समरकंद का ही एक राजा था जिसका नाम था शाहरुख। उसने देवराय द सेकंड के दरबार में अपना एक दूत भेजा। उस दूत का नाम था अब्दुल रज़ाक, ठीक है। तो अब्दुल रज़ाक का नाम याद रखेंगे। कई बार ये सवाल आता है कि कौन सा ट्रैवलर किस राजा के दरबार में आया। तो अब्दुल रज़ाक ऑफ समरकंद विजिटेड द कोर्ट ऑफ देवराय द सेकंड हु वाज अ संगम डायनेस्टी रूलर, ठीक है। अगला आता है सलुआ डायनेस्टी 1486 से 1505। ये दूसरी डायनेस्टी है। तो सलुआ डायनेस्टी को एस्टैब्लिश करने का काम जो है सलुआ नरसिम्हा राय ने किया था, ठीक है। सलुआ नरसिम्हा राय वॉज द फाउंडर ऑफ सलुआ डायनेस्टी और उन्हीं के टाइम पर जो वास्को डिगामा है वो कैलिकट 1498 में कैलिकट आता है ड्यूरिंग द रेन ऑफ नरसिम्हा राय द सेकंड, ठीक है। नरसिम्हा राय द सेकंड के टाइम पर 1498 में वास्को डिगामा हु वाज अ Portuguese traveler visited the India. He reached the port of Calicut which is located in Kerala. पूरे अफ्रीका से घूमकर वो यहाँ पर इंडिया पहुँचा था। इससे पहले इंडिया कैसे जाया जाता था? तो मेडिटेरेनियन सी से जाते थे यहाँ पर, और फिर चूँकि अभी यहाँ पे सुएज़ कनाल अभी बनी है 1868 समथिंग में, उस समय सुएज़ कनाल नहीं थी। तो क्या होता था, वापस से शिप से बुलकट में सामान डाला जाता था, फिर ये यहाँ पे इतनी दूरी तक लैंड से जाता था, फिर वापस से शिप पे लाद के फिर इंडिया पहुँचा जाता था। तो ये पहला ही रूट था। लेकिन हुआ क्या, 1453 में, ठीक है, यहाँ पर इस पूरे एरिया में ओटोमन साम्राज्य आ गया, ओटोमन एम्पायर 1453। इस इवेंट को बोलते हैं फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल यानी इस्तांबुल, जो टर्की में मौजूद है। ये पहले बाइजेंटाइन एम्पायर की राजधानी हुआ करती थी। तो इस एरिया में पहले बाइजेंटाइन एम्पायर था जो कि क्रिश्चियन एम्पायर था। फिर 1453 में यहाँ पे ओटोमन साम्राज्य बना जो एक मुस्लिम एम्पायर था। और ओटोमन साम्राज्य जो है यूरोपियन ट्रेडर्स के इतने हित में, इतना ज़्यादा फेवरेबल नहीं था। इस वजह से ये जो पुराना वाला रूट जिसके बारे में हमने अभी डिस्कस किया, इस रूट को इस्तेमाल करना मुश्किल हो गया था। और दैट्स वाई यूरोपियंस वेर लुकिंग फॉर अ न्यू सी रूट टू इंडिया। इसी क्रम में एक जो क्रिस्टोफर कोलंबस है वो इस तरफ निकला कि दुनिया गोल है तो धरती गोल है तो इंडिया पहुंच ही जाएंगे। लेकिन वो एक्सीडेंटली कहाँ पहुंच गया, अमेरिका की खोज करी उसने, ठीक है, बहमस पहुंच गया, अमेरिका की खोज करी। दूसरी तरफ जो है पोर्टुगीज जो ट्रैवलर था वास्को डिगामा, वो यहाँ से चला और पूरे अफ्रीका को घूमते हुए यहाँ पर पहुँचा, ठीक है। तो एक नए सी रूट की खोज वास्को डिगामा ने करी। मेन पर्पस क्या था इस सी रूट का, टू बाईपास द ओटोमन एम्पायर, ठीक है, बिकॉज ओटोमन एम्पायर वॉज नॉट फेवरेबल टू यूरोपियन क्रिश्चियन ट्रेडर्स, ठीक है। और इंडिया से ट्रेड बहुत इंपॉर्टेंट था। आगे चलते हैं। तो ये खत्म हो गया आपका सलुआ डायनेस्टी। अब तुलुआ डायनेस्टी पर चलते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तो तुलुआ इसका नाम इसलिए पड़ा था क्योंकि ये जो लोग थे तुलु भाषा बोलते थे, ठीक है। तुलु भाषा जो कि कर्नाटक तुलुनाड एरिया में बोली जाती है, तुलु भाषा। इस डायनेस्टी के फाउंडर थे तुलुआ नरस नायका, और ये नरस नायका ही जो थे कृष्णदेवराय, जो सबसे ज़्यादा सेलिब्रेटेड जो रूलर है विजयनगर एम्पायर के, कृष्णदेवराय उनके पिता थे। तो याद रखेंगे तुलुआ डायनेस्टी के फाउंडर जो थे, ही वॉज द फाउंडर ऑफ तुलुआ डायनेस्टी वॉज द फादर ऑफ कृष्णदेवराय एंड हिज नेम वॉज तुलुआ नरस नायका। चलिए तुलुआ डायनेस्टी में अब कृष्णदेवराय के बारे में देखते हैं। 1509 से 1529, तो 20 साल तक उन्होंने राज्य किया। बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो वाटरशेड मूवमेंट था पूरे विजयनगर एम्पायर की हिस्ट्री में। तो पोर्टुगीज़ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। तो पोर्टुगीज़ जो गवर्नर है अल्फोंसो डे अल्बुकर्क, ठीक है, अल्फोंसो डे अल्बुकर्क ने इनके साथ ट्रीटी साइन करी क्योंकि अब पोर्टुगीज़ भी इंडिया में इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया था, ठीक है। पोर्टुगीज़ भी अपनी
पहुंच धीरे धीरे इंडिया में बनाना चाहते थे। इसी क्रम में इन लोगों पोर्टुगीज़ ने एक पैक्ट साइन किया कृष्णदेवराय के साथ। देन कृष्णदेवराय ने पोर्टुगीज़ के साथ काफ़ी फ्रेंडली रिलेशनशिप मेंटेन करके रखी। वो चाहते थे कि पोर्टुगीज़ जो है अपने सुपीरियर ब्रीड के हॉर्सेस उनको देते रहें, प्लस जो पोर्टुगीज़ जो आर्मी कमांडर्स हैं वो इनकी सेना को ट्रेनिंग भी देते रहें ताकि बहमनी किंगडम से लोहा लिया जा सके। तो स्ट्रेटेजिक रीजंस की वजह से कृष्णदेवराय ने पोर्टुगीज़ के साथ एक अच्छा रिश्ता बना कर रखा। ठीक है, इनके टाइम पर उन्होंने बहमनी फोर्सेस को कई बार हराया। ठीक है, और इन्हीं के टाइम पे धीरे धीरे बहमनी किंगडम जो है डिसइंटीग्रेट होकर डेक्कन सल्तनत बनी, जो हम आगे देखेंगे। ठीक है, इन्हीं के टाइम पे बहमनी किंगडम का डिसइंटीग्रेशन भी हो गया। अब कृष्णदेवराय के बारे में आगे देखते हैं कि ही वॉज अ ग्रेट पेट्रन ऑफ लिटरेचर को, पोएट्री को, आर्ट को काफ़ी ज़्यादा प्रमोट करते थे। तो इनका जो इंटरेस्ट था लिटरेचर, आर्ट, पोएट्री, इन सब चीज़ में, इस वजह से इनको आंध्र भोज भी कहा जाता है। आंध्र भोज, जो भोज का टाइटल है वो बेसिकली किसी राजा को तब दिया जाता है, जो राजा भोज जो टाइटल है बेसिकली वो परमार राजा थे, राजा भोज, जिसकी वजह से जिनके नाम से भोपाल पड़ा और भोपाल में भोज ताल भी है। तो वो जो भोज है बेसिकली, जो राजा भोज का जो नाम है वो उनकी दानवीरता, उनकी काइंडनेस की वजह से भोज शब्द एक तरीके से एक टाइटल बन गया। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा दानवीर थे, काफ़ी ज़्यादा आर्ट लिटरेचर में इंटरेस्ट लेते थे, इस वजह से इनको कई बार आंध्र भोज भी कहा जाता है। ठीक है, इनके कोर्ट में 8 सबसे इम्पॉर्टेंट तेलुगु भाषा के पोएट्स थे जिनका नाम था अष्टदिग्गज। ठीक है, तो 8 एमिनेंट पर्सनालिटीज इन द कोर्ट ऑफ कृष्णदेवराय। ठीक है, दे वर ग्रेट 8 पोएट्स एंड राइटर्स इन तेलुगु लिटरेचर, जिनको बोला जाता है अष्टदिग्गज। दिग्गज का मतलब, दिग मतलब होता है दिशा, डायरेक्शन, एंड गज मतलब होता है एलिफेंट। तो दिग्गज का मतलब है होता है एलिफेंट। ही इज द एलिफेंट ऑफ दिस डायरेक्शन, एलिफेंट ऑफ दिस डायरेक्शन, यानी कि अपने क्षेत्र का बहुत बड़ा आदमी। ठीक है, तो कोई भी आदमी अपने किसी क्षेत्र में, अगर आप बहुत बड़ा क्रिकेटर है तो बहुत ही दिग्गज क्रिकेटर ऐसा बोला जाता है। ठीक है, या बहुत ही दिग्गज फिलोसोफर, यानी कि फिलॉसफी के फील्ड में उनसे बड़ी कोई पर्सनालिटी नहीं, इज काइंड ऑफ एलिफेंट इन द फील्ड ऑफ फिलॉसफी। ठीक है, तो वैसे ये जो 8 लोग थे तेलुगु लिटरेचर के फील्ड में एलिफेंट के समान थे, इस वजह से इनका नाम पड़ा अष्टदिग्गज। ठीक है, खैर आगे चलते हैं। तो ये वैष्णवाइट धर्म को मानते थे, लेकिन बाकी धर्मों की भी बराबर रूप से इज्जत करते थे। 2 इम्पॉर्टेंट पोर्टुगीज ट्रैवलर, दुआर्टे बारबोसा एंड डोमिंगो पेज, वो विजयनगर एम्पायर आए उनके शासनकाल में। तो ये दोनों नाम याद रखेंगे, बारबोसा एंड पेज। बारबोसा एंड डोमिंगो पेज विजिटेड विजयनगर एम्पायर ड्यूरिंग द रेन ऑफ कृष्णदेव राय। अब इन अष्टदिग्गज के बारे में देख लेते हैं। तो जैसा कि बताया था, अष्टदिग्गज दे वर द 8 ग्रेट पोएट्स ऑफ तेलुगु लिटरेचर। और अष्टदिग्गज होने के साथ साथ अगर आप कृष्णदेव राय को भी देखेंगे तो कृष्णदेव राय ही हिमसेल्फ वॉज अ ग्रेट ऑथर। उन्होंने तेलुगु में एक किताब लिखी जिसका नाम था अमुक्त मल्यादा। उसके अलावा संस्कृत में भी किताबें लिखी हैं, जामवती कल्याणम एंड उषा परिणयम। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट किताबें जो कृष्णदेव राय ने खुद लिखी, नाम ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा उनके कोर्ट में जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो स्कॉलर थे उनका नाम था अलसानी पेडन्ना, और ही वॉज द ग्रेटेस्ट ऑफ among all the 8 poets. That's why he is called आंध्र कविता पितामह, यानी फादर ऑफ आंध्रा पोएट्री, आंध्र कविता पितामह। इनकी कुछ इंपॉर्टेंट किताबें हैं, मनुचरितम एंड हरिकथा सारम। ठीक है, मनुचरितम एंड हरिकथा सारम, दीज आर द 2 इंपॉर्टेंट बुक्स रिटन बाय अलसानी पेडन्ना। अब पेडन्ना के अलावा बाकी के जो हैं उनका नाम याद रख लेते हैं। ठीक है, पिंगाली सुरन्ना, तेनाली रामकृष्णा, नंदी थिमन्ना। ठीक है, तेनाली रामकृष्णा, इन्हीं को तेनाली रामा के नाम से भी बुलाया जाता है। धुर जाति, मलन्ना, अयला राजू एंड
रामराज भूषण। ठीक है, तो इनके नाम आप नोट कर लेना, याद कर लेना। ठीक है, मेंस में आई थिंक 2015 या 16 में मेंस में अष्टदिग्गज के ऊपर एक सवाल पूरा आया था, 10 या आई थिंक 10 या 15 या 12.5 नंबर का एक क्वेश्चन आया था। ठीक है, अब कृष्णदेव राय के बाद दूसरे राजा बने अच्युत देव राय। ही वॉज द ब्रदर ऑफ अच्युत देव राय वॉज द ब्रदर ऑफ कृष्णदेव राय। इन्हीं के टाइम पर एक पोर्टुगीज ट्रैवलर जिसका नाम था नूनीज नाम होगा, ठीक है, आई होना चाहिए, नूनीज विजिटेड द कोर्ट ऑफ विजयनगर एम्पायर। नूनीज के बारे में आई थिंक 2024 में प्रीलिम्स में 4 या 13 23 में 24 या 23 ऐसा कुछ होगा, अब देख लेना, प्रीलिम्स में इनके ऊपर सवाल पूछा जा चुका है। तो ही वॉज अ पोर्टुगीज ट्रैवलर हु विजिटेड द कोर्ट ऑफ अच्युत देव राय। ठीक है, अच्युत देव राय। अब तुलवा डायनेस्टी का खात्मा कैसे होता है? तो बेसिकली 1565 में दिल्ली सल्तनत डेक्कन जो सल्तनत थी, जिसमें अहमदनगर, गोलकोंडा, बीजापुर, बीदर, ये सारे ने मिलकर विजयनगर के ऊपर हमला बोल दिया और इस लड़ाई को बोलते हैं बैटल ऑफ तालीकोटा। इसको हम लोग बैटल ऑफ राक्षसी तंगड़ी भी बोलते हैं, इसको बन्नी हट्टी भी बोलते हैं। तो ये तीनों नाम इसी बैटल के हैं, बैटल ऑफ तालीकोटा, बैटल ऑफ बन्नी हट्टी या बैटल ऑफ राक्षसी तंगड़ी। ठीक है, और इसी युद्ध में अंततः विजयनगर की हार होती है। हम्पी के ऊपर अटैक करके पूरी तरीके से इसको छिन्न भिन्न तोड़ फोड़ करके बराबर कर दिया जाता है। ठीक है, इस पूरे शहर को डिस्ट्रॉय करके लूट पाट इतनी मस्ती है, इतना ज़्यादा खून खराबा होता है कि विजयनगर की जो पुरानी जो ग्लोरी थी वो फिर वापस कभी लौट कर नहीं आती है। ठीक है, और जब ये बैटल ऑफ तालीकोटा हुआ उस टाइम पर जो राजा थे उनका नाम था सदाशिव राय। तो नाम राजा कहने के लिए थे, ही वॉज अ काइंड ऑफ ऑन पेपर ही वॉज किंग ऑन पेपर, ड्यू ज्यूरे किंग कह लीजिए, और जो रियल पावर थी वो रामा राय के पास थी। रामा राय एक मंत्री था, ही वॉज द डिफेक्टो रूलर। और इस युद्ध में बन्नी हट्टी की लड़ाई में करारी हार का सामना करना पड़ता है सदाशिव राय को। हम्पी को तोड़ फोड़ के पूरा बर्बाद कर दिया जाता है। हालांकि 1565 में ये युद्ध होता है, माफ़ कीजिएगा, 1565 में युद्ध होता है, पर इस युद्ध से ऐसा नहीं होता है कि विजयनगर एम्पायर का पूरी तरीके से खात्मा हो जाता है। 5 साल बाद फिर से एक और राजा आता है जो एक नई डायनेस्टी एस्टैब्लिश करता है जिसका नाम है आराविडु डायनेस्टी, जो 1570 से लेकर 1646 तक रहती है। लगभग आप मान लीजिए कि 76 सालों तक। ठीक है, तो आराविडु डायनेस्टी, तिरुमाला देवराय जो थे, इन्होंने आराविडु डायनेस्टी को एस्टैब्लिश किया और उन्होंने राजधानी को हम्पी से उठाकर पेनुकोंडा आंध्र प्रदेश शिफ्ट कर दिया। हम्पी कर्नाटक में थी, इन्होंने एक नई राजधानी एस्टैब्लिश करी जिसका नाम था पेनुकोंडा। ठीक है, तो कहने को तो विजयनगर एम्पायर डिड नॉट एंड विथ विद द डिफीट ऑफ बैटल ऑफ बन्नी हट्टी या तालीकोटा, लेकिन कहते हैं ना कि शरीर ही बस जिंदा था, उसकी आत्मा मर गई थी। वो कभी भी अपनी उस पुरानी ऊंचाई, पूरी अपने उस ग्लोरी को नहीं टच कर पाया। ठीक है, तो ये किंगडम ख़त्म नहीं हुई, ये एम्पायर ख़त्म नहीं हुई, लेकिन बस एक तरीके से अब वो बात रही नहीं। ठीक है, लास्ट जो रूलर थे विजयनगर के, उनका नाम था श्रीरंगा III। और इसी तरीके से एक महान साम्राज्य, जो भारतीय इतिहास का सबसे महान, अगर आप देखा जाए 300 सालों तक चलने वाला इतने महान साम्राज्य की जो है उसका खात्मा हो जाता है। तो ये था विजयनगर एम्पायर की पूरी जर्नी। आगे वाले लेक्चर में हम इसका एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, ये सारी चीज़ें क्या थी, वो सब पढ़ेंगे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा अगला लेक्चर, पर हम उसको अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, अगले उसमें सेशन में, क्योंकि बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा, फिर आप लोग ही फिर खोल के नहीं देखते हो। ठीक है, तो इसको दूसरे सेशन में देखेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव नाइस डे, ऑल द बेस्ट। और इसको शेयर करिए भाई, और कमेंट में अपने फीडबैक जरूर दिया कीजिए ताकि मुझे समझ में आए कि मेरा लेक्चर आपको कैसा लग रहा है। ठीक है, चलो, थैंक यू।